राज ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। वो अभी जिस आदमी को देख रहा था वो हूबहू ललित को रिश्वत देने वाले आदमी की जानकारी से मिलता जुलता था। राज पहले से ही इस आदमी से नफरत कर चुका था, क्योंकि उसे इस तरह अपनी जानकारी जुटाने वाली हरकत जरा भी पसंद नहीं आई थी। इसके अलावा इस आदमी ने राज के परिवार वालों को जोखिम पहुंचाने की कोशिश करके अपनी मौत को खुद न्योता दिया था। राज समझ गया था कि ये वही आदमी था जिससे उसे बदला लेना था। राज ने मिस्ट्री से वादा किया था कि वो इस आदमी को ढूंढे निकालेगा। अब बस राज को ये देखना था कि वो इसे टक्कर दे सकता था या नहीं, क्योंकि अभी तक राज को इस आदमी की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन राज अपनी काबिलियत को बहुत बेहतर ढंग से जानता था, इसीलिए वो इतना तो समझ सकता था कि वो किसे किस तरह से चुनौती दे सकता था। तभी अचानक उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और राज की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपना सिर झुकाया और रूबी के फोन से नंबर लगाया। राज की जेब में रखा फोन बजने लगा। राज की पहचान अब बाहर आ चुकी थी। राज ने इतना तो पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 2 बार ही जादूगरी की प्रैक्टिस की थी और दिमागी शक्ति तो बस एक ही बार। ऐसे में उसके दुश्मन का उसे ढूंढ लेना तो पहले से ही लिखा हुआ था। राज ने तुरंत ही फोन उठा लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया राज, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब बेहतर यही होगा कि तुम खुद यहाँ आ जाओ और अपनी मौत का सामना करो। लंबे हाथों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए रूबी की आवाज में बात करते हुए कहा। बस इतना कहने के बाद उस आदमी ने फोन काट दिया। इसके तुरंत ही बाद उस आदमी ने रूबी को उठाया और एक अंधेरी गली में चला गया, जो फोटो की दुकान के ठीक पीछे थी। राज ने अपना फोन बंद किया और खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो उस दुकान से उतर गया और उस आदमी के पीछे अंधेरी गली में चल पड़ा। रूबी गली की दीवार से टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। राज उस आदमी से करीब 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था। तुम आ गए राज, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। लंबे हाथों वाले आदमी ने सिर उठाकर हंसते हुए रूबी की आवाज में बात करके कहा। असल में राज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कमाल है, जब तुम बिल्डिंग के ऊपर थे तब भी तुम्हें मेरी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ा था। तुम बस मुझसे गुस्सा हो। तुम मुझे काफी अच्छे से जानते हो। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लंबे हाथों वाले आदमी ने रूबी की आवाज में कहा। राज के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। क्या तुम्हें मेरी आवाज से दिक्कत हो रही है? इतना चिढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आवाज बदलने की टेक्निक है। लंबे हाथों वाले आदमी ने कहा। इस बार उसकी आवाज बदल गई थी। उसकी आवाज के अलावा उसका फिजिक भी बदल गया था। खैर जो भी हो, तुम यहाँ तक आए ये देखकर मुझे खुशी हुई। इससे ये बात तो साफ होती है कि तुम्हें इस लड़की की परवाह है। तुम इसके कजिन हो, है ना? एक इंसान की सुरक्षा की चिंता कितनी मजाकिया है। राज, मुझे जवाब दो, क्या तुम इंसानों की दुनिया में खुद को ताकतवर बना रहे हो या तुम खुद एक इंसान हो? लंबे हाथों वाले आदमी ने अजीब ढंग से कहा। राज के चेहरे पर अब तक कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे। मैंने तुम्हारी सारी जानकारी देखी। तुम बस एक आम इंसान हो। तुम्हारे बचपन की सारी जानकारी पढ़कर कोई भी बता सकता है कि तुम आम इंसान ही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कलंदर को तुम जैसे एक आम इंसान की इतनी परवाह क्यों हो रही थी। वो तो यहाँ तक सोचते हैं कि तुम कोई बड़े जादूगर हो जो आम इंसानों की दुनिया में खुद को ताकतवर बना रहा है। और तुम्हारे बारे में मिली सारी जानकारी गलत है। वो कहते हैं कि तुम्हारे परिवार और दोस्त सब नकली हैं। इसी कारण उनका इस्तेमाल करके तुम्हें डराया नहीं जा सकता। वो तो देहरादून छोड़कर ही भाग गए। राज के हाव भाव जरा भी नहीं बदले, लेकिन अब उसे एक बढ़िया खबर मिल गई थी। उन्होंने सिर्फ मेरी जानकारी को ही नहीं ठुकराया, बल्कि मुझे इनाम में मिलने वाली थकान मिटाने वाली दवाई भी ले गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राज।
एक आम इंसान पर कलंदर को शक भी क्यों हो रहा था? अब मुझे बताओ राज, कहो कि तुम आम इंसान हो, जिसके बाद मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से इस अंधेरी गली में मौत के घाट उतारूंगा। इसके बाद मैं कलंदर को बताऊंगा कि तुम एक आम इंसान हो और मुझे थकान मिटाने वाली दवाई मिल जाएगी जो हमेशा से मेरी थी। मुझसे बचकर भागने की कोशिश भी मत करना। मैं एक ऐसा जादूगर हूं जिसने अपनी आंखों और नाक के दरवाजे खोल लिए हैं, इसलिए मुझसे बचकर भागने का तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। इस अंधेरी गली में कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शरीर को शरीर गलाने वाले लिक्विड से गला दूंगा। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लंबे हाथों वाले आदमी ने पागलों की तरह कहा। उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा तो उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल थी। उसे पहले से ही काफी दुख पहुंच चुका था। उसने राज की बहुत जांच पड़ताल की थी और थकान मिटाने वाली दवाई उसको मिल ही गई थी, जिसकी मदद से वो जादूगरी की दुनिया में अपना तीसरा कान का दरवाजा खोल सकता था। लेकिन इसके उलट कलंदर ने उसे गलत जानकारी देने के लिए डांट दिया था, जिसके कारण न सिर्फ इनाम में मिलने वाली थकान मिटाने वाली दवाई गई, बल्कि उसके इस साल का थकान मिटाने वाली दवाई का कोटा भी चला गया। सबसे बड़ी चीज, वो कलंदर की नजरों से उतर चुका था और अब उसका माथा ठनका हुआ था। इन सब बातों से उसे गहरा झटका लगा था और वो अपने सर पर ये बोझ लेकर घूम रहा था। इसीलिए उसने खुद राज को ढूंढने की ठानी और रूबी को किडनैप कर लिया। कलंदर के सामने खुद को फिर से साबित करने के लिए वो राज के खून का प्यासा था। अच्छा, तो ये बात है, अब मुझे सारी कहानी समझ में आ रही है। इतनी देर से चुप खड़े राज ने कहा। कलंदर ने राज से खुद मोती लेने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खुफिया ढंग से राज की जांच पड़ताल करवाकर और अपने चमचे को चुपके से भेजकर इस काम को अंजाम देना चाहता, जिससे राज को इतना समझ आ गया था कि उसका दुश्मन भी पंखुड़ी की तरह उसे बड़ा जादूगर समझता था। राज को याद आया कि जब वो लोग ऋषिकेश में थे तब कलंदर का आदमी उनका पीछा कर रहा था और उस समय पंखुड़ी राज को बार बार बड़ा जादूगर कहकर बुला रही थी। इसके बाद जब पंखुड़ी ने अपने जादू का कमाल दिखाया तो कलंदर के चमचे को राज की ताकत के बारे में गलतफहमी बढ़ गई, जो कि यहाँ तक पहुंच गई कि एक बड़ा जादूगर आम इंसानों की दुनिया में रहकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके बाद कलंदर को भी शल्य का तैयार किया हुआ जहर चढ़ गया, जिससे कलंदर का राज के बारे में शक दूर हो गया। इसके अलावा कलंदर ने देहरादून भी इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि सेंट सेबेस्टियन स्कूल के दायरे में रहकर वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। राज का दुश्मन राज के बारे में सोचकर परेशान था। इस बात की राज को बहुत खुशी थी। ठीक है फिर, राज ने लंबे हाथों वाले आदमी को घूर कर कहा। राज अपने सामने खड़े विरोधी से लड़कर जादूगरों की बेदर्द दुनिया का सामना करने को तैयार खड़ा था। ये एक ऐसी अंधेरी गली थी जिसे लंबे हाथों वाले आदमी ने खुद ढूंढा था, जबकि इसे ढूंढना काफी कठिन था। इसके अलावा लंबे हाथों वाले आदमी के पास शरीर गलाने का लिक्विड भी था, जिससे सारे सुराग मिटाए जा सकते थे। सब कुछ सही हिसाब से हुआ तो किसी को भी खबर नहीं लग सकती कि इस इलाके में कोई हत्या भी हुई थी। राज का विरोधी आंख और नाक के दरवाजे खोल चुका जादूगर था। शल्य ने उसे जो चुभने वाली गोली दी थी शायद वो काम आ सकती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के पहले राज को सही मौके की तलाश करनी होगी। कम से कम उसे अपने दुश्मन को रूबी से दूर ले जाना होगा। मुझे जवाब दो राज, लंबे हाथ वाले आदमी ने एक बिना हत्थे वाली ब्लेड निकालकर राज की तरफ इशारा करते हुए कहा। थकान मिटाने वाली दवाई, राज ने सीरियस आवाज में कहा। क्या? लंबे हाथ वाला आदमी राज की बात सुनकर हैरान था। क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए? राज ने अपनी जेब से एक बोतल निकालकर उसका ढक्कन हटाते हुए कहा,
जिससे थकान मिटाने वाली दवाई की खास खुशबू फैलने लगी। थकान मिटाने वाली दवाई? लंबे हाथ वाले आदमी ने खुश होकर कहा। तुम्हें ये चाहिए? राज ने शांति से कहा। उसे यहां फेंको, लंबे हाथ वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा। आओ और खुद ही ले लो, मैं तो बस एक आम इंसान हूं, इसीलिए तुम्हें तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि तुमने मेरी बहन को जाने दिया तो मैं तुम्हें थकान मिटाने वाली दवाई दे दूंगा। मैं तुम्हें ये और भी दे सकता हूँ, राज ने कहा। तुम और भी दे सकते हो? लंबे हाथ वाले आदमी ने आंखें फाड़कर राज को देखते हुए कहा। हाँ, और इतना कि जो लंबे समय तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, राज ने लालच देते हुए कहा। लंबे हाथ वाले आदमी ने राज को कंफ्यूज होकर देखा और चौकन्ना होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। राज ने थकान मिटाने वाली दवाई को दोनों हाथों से आगे की तरफ पकड़ लिया ताकि वो उस आदमी को बिना नुकसान के दवाई दे सके। लंबे हाथ वाला आदमी एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था और उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और तेजी से राज की तरफ बढ़ने लगा। वो एक तीर की तरह अपना दायां हाथ बढ़ाकर थकान मिटाने वाली दवाई को लेने के लिए बढ़ चुका था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि राज कोई चाल चल रहा था या नहीं। अगर वो अपनी शानदार रफ्तार का इस्तेमाल करके थकान मिटाने वाली दवाई लेने में कामयाब हो जाता है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये दवाई असली निकली तो वो राज से और थकान मिटाने वाली दवाई लेकर दोनों को जिंदा छोड़ सकता था। बेवकूफी किसी के भी सोचने की ताकत को और पैसा किसी की भी आंखों पर पट्टी बांध देता है। थकान मिटाने वाली दवाई के लालच में वो आदमी इस बात पर ध्यान देना भूल गया कि आखिरकार राज के पास ये दवाई क्या कर रही थी और उसके पास और दवाई कहां से आई। क्या राज इस आदमी से लड़ने में कामयाब हो जाएगा? क्या राज को कलंदर की कोई सच्चाई का पता चल पाएगा? अचानक ही लंबे हाथ वाले आदमी को सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी नुकीली चीज ने उसके सीने को चीर दिया हो। उसने अपना आधार बना लिया था और उसका शरीर और स्किन ताकतवर हो चुकी थी, लेकिन अभी के लिए वो मक्खन की तरह हो गया था जिस पर गर्म चाकू चला दिया गया था। उसके सीने में एक तलवार जैसी चीज महसूस हो रही थी। उसने राज की तरफ देखा। वो अपने दोनों हाथों में थकान मिटाने वाली दवाई की बोतल लेकर खड़ा था। इसके अलावा उसके हाथ में और कुछ भी नहीं था। आखिर क्या हुआ? चल क्या रहा है? लंबे हाथ वाले आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सीने से खून निकलकर एक अदृश्य तलवार में जा रहा था, जिससे तलवार की नोक लाल हो रही थी। आखिर ये क्या है? लंबे हाथ वाले आदमी ने अपने हाथ ऊपर किए और उसकी आंखें नफरत से भर गई। अगर अब वो मरने ही वाला था तो वो राज को अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हालांकि वो अपने हाथ आधे रास्ते तक ही उठा पाया और वो रुक गए। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था। उसकी रक्त और कुंडलिनी की सारी ताकत किसी अदृश्य तलवार ने सोख ली थी। समुद्र का खारापन असीमित है। किनारा देखने सिर घुमाओ, कसाई का चाकू नीचे रखो, बुद्ध तुम यहां आओ। उस आदमी के दिमाग में सैकड़ों लोगों ने एक साथ मंत्र पढ़कर कहा। उड़ने वाली तलवार? राज ने गहरी सांस लेकर कहा। फकीर की उड़ने वाली तलवार अभी तक वापस नहीं गई थी। जिसे भी यह तलवार मिली थी, बस उसे ही फकीर ने इसे देखने की इजाजत दी थी। इसका मतलब राज और शल्य के अलावा यह तलवार सबके लिए अदृश्य थी और इसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता था। वो बात अलग थी कि अगर दुश्मन की ताकत फकीर से बढ़कर हो तो कहानी कुछ और हो सकती थी। जब से राज यहां आया था वो तभी से तलवार के साथ तैयार था। राज बस लंबे हाथ वाले आदमी के अपने करीब आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि राज ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दुश्मन
अंधों की तरह उसकी तरफ बढ़ जाएगा। इसके बाद राज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसने बस तलवार की नोक को अपने दुश्मन के दिल की तरफ घुमा दिया था और काम खत्म हो गया था। एक आवाज के साथ दुश्मन के दिल में छेद हो गया था। यह काम हाथ उठाने जितना आसान बनकर रह गया था। राज को चुभने वाली गोली का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा था। शरीर बदलो, लंबे हाथ वाले आदमी ने बस 2 शब्द कहे। एक आम इंसान की जिंदगी जीकर कोई जादूगर भी आम इंसान ही हो जाता है। फिर भी अगर किसी के पास थकान मिटाने वाली दवाई, उड़ती तलवार और एक ऐसा डर हो जो कलंदर जैसे को महान जादूगर होने का विश्वास दिला सके, तो ऐसे में उसके खिलाफ शरीर बदलने का जादू सबसे बड़ा जादू था। लेकिन अब तक इस तरह के जादू सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलते थे। हालांकि राज ने लंबे हाथ वाले आदमी की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठा लिया, जिससे उसकी नाक में खून की गंध घुलने लगी। भले ही राज प्रण ले चुका था, लेकिन फिर भी खून की गंध उसे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि राज कोई शैतान नहीं था जिसके लिए लोगों का कत्ल करना आम बात हो। वो तो बस एक स्कूल का स्टूडेंट था। राज ने एक गहरी सांस ली और असली सेल्फ मेडिटेशन की मदद से राज के दिमाग में उसकी सच्चाई पैदा हो गई, जिससे उसका मन एकदम शांत हो गया। कोई आखिरी ख्वाहिश? राज ने कहा। मैं? लंबे हाथ वाले आदमी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, तलवार फिर से ऊपर की तरफ उठी और उसका सिर तन से जुदा हो गया। लंबे हाथ वाले आदमी को मौत के बाद शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर गिर चुका था। इसके अलावा उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। फकीर की उड़ती तलवार कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि इसकी मदद से किसी का कत्ल करने पर खून की एक बूंद भी ना निकलना इसकी खासियत थी। हाँ, मैंने तो बस यूं ही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। मैं तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था, राज ने कहा। उसने जिस हाथ में तलवार पकड़ी थी वो हल्का सा कांपने लगा। उसके हाथ कमजोर हो रहे थे, लेकिन उसने जल्द ही खुद को काबू कर लिया। आज पहली बार उसने किसी की जिंदगी छीनी थी। इसके पहले उसने कभी मच्छर भी नहीं मारा था, लेकिन राज ने मिस्ट्री से किया अपना वादा पूरा कर लिया था। उसने अपने बारे में पूछताछ करने वाले पर कोई रहम ना करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था, और ये काबिलियत राज के अंदर होना बहुत जरूरी थी। लंबे हाथ वाला आदमी राज के हाथों मरने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन वो आखिरी नहीं था। अगर राज को मौका मिला होता तो वो लंबे हाथ वाले आदमी को जिंदा पकड़कर उससे कलंदर के बारे में जानकारी निकलवा लेता, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो लंबे हाथ वाले आदमी को जिंदा पकड़ सके, क्योंकि उसके दुश्मन ने आंख और नाक के दरवाजे खोल लिए थे, और ऐसे दुश्मन से लड़ने के बारे में राज सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस समय लंबे हाथ वाले आदमी को मारना ही एकमात्र तरीका था। राज के मन में असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर अभी भी एक्टिवेट थी, जिससे अपने सामने कटे हुए सिर के पड़े होने के बावजूद भी राज एकदम शांत खड़ा था। अपने एक हाथ में काली तलवार लेकर राज लंबे हाथ वाले आदमी के शरीर की तलाशी लेने लगा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी जेब से एक अजीब लिक्विड की बोतल मिली थी, जो शायद शरीर गलाने वाला लिक्विड था। 3 बिना हत्थे वाली ब्लेड थी और एक बड़ा सा मेडल था, जिसमें जानवर का सिर और 3 पंजे के निशान बने थे, जो शायद लंबे हाथ वाले आदमी के ओहदे या उसके ग्रुप का निशान था। शायद राज इस सबूत का इस्तेमाल कर सकता था। आखिर में उसके पास कुछ नोट्स और रूबी का फोन निकला। आंख और नाक के दरवाजे खोल चुके किसी जादूगर के हिसाब से यह आदमी बिल्कुल नकली था। राज ने शरीर गलाने वाले लिक्विड की बोतल खोली और लंबे हाथ वाले आदमी के ऊपर थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया
एक अजीब सी गंध उठी और लंबे हाथ वाला आदमी उसके कपड़ों के साथ भाप बनकर इस दुनिया से गायब हो गया। ये तो खजाना है, राज ने शरीर गलाने वाले लिक्विड को रखते हुए सोचा। शरीर गलाने का ये तरीका बहुत ही कमाल था। इसकी मदद से पहले लेवल के जादूगर का शरीर भी चुटकी बजाते ही गायब हो सकता था। हालांकि जिनके शरीर की रक्त और कुंडलिनी की ताकत बहुत ज्यादा हो, उसके लिए ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करने पर यह मौत का एक हथियार बन सकता था। राज ने बचे हुए कुछ कपड़ों पर भी शरीर गलाने वाला लिक्विड डाल दिया और लंबे हाथ वाले आदमी के इस दुनिया से सारे निशान मिटा दिए। जब कोई भी सुराग नहीं बचा तो राज ने रूबी को उठाया और शल्य के घर की तरफ चल पड़ा। रूबी अभी तक बेहोश पड़ी थी। राज को चिंता हो रही थी कि लंबे हाथ वाले आदमी ने किसी तरह का जहर इस्तेमाल ना किया हो, इसीलिए जांच के लिए शल्य के पास लेकर जाना राज को सबसे बेहतर लग रहा था। करीब 3-4 मिनट बाद रूबी को अपने गर्दन के पास जोरदार दर्द महसूस हुआ, जैसा गलत तरीके से सोने के कारण होता है। यहाँ तक कि उसे बिस्तर हिलता हुआ भी महसूस हुआ। इसके लिए उसने मना करते हुए आवाज भी निकाली, लेकिन बिस्तर हिलता रहा। रूबी को नींद खराब होने के कारण बहुत जोर से गुस्सा आने लगा। रूबी ने गुस्से में आंखें खोली और देखा कि वो अपने बिस्तर में नहीं है, बल्कि उसे कोई गोदी में उठाकर गलियों में भाग रहा है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में बात क्या थी। रूबी सदमे में थी और उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। किस्मत से जब उसने ध्यान से देखा तो उसे गोद में उठाए लड़का उसे जाना पहचाना लगा। वो राज को पहचान गई थी, तो आधी आंख खुली होने के बाद भी अब उसे राहत मिल गई थी। राज, हम कहाँ हैं? रूबी ने राज के कंधे को ठोक कर कहा। अरे रूबी, तुम उठ गई? राज ने दौड़ना बंद करके रूबी को जमीन पर रखकर कहा और आगे बोला, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें अपने शरीर में कुछ भी अजीब तो नहीं लग रहा? मेरा शरीर एकदम बढ़िया है, बस मेरी गर्दन में हल्का दर्द हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रूबी ने पूछा। तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? तुमने ही मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था। जब मैं दौड़कर आया तो मैंने देखा कि तुम बेंच पर लेटी हो और गहरी नींद में हो। मैं तो बस रात रुकने के हिसाब से तुम्हारे लिए जगह देख रहा था। राज ने रूबी को घूर कर कहा। रूबी राज की आंखों में देखकर समझ गई कि राज झूठ नहीं बोल रहा था। रूबी ने ही राज को फोन करके बुलाया होगा और खुद सो गई होगी, जिसके बाद राज उसके लिए जगह ढूंढ रहा था। रूबी बहुत देर तक राज को देखती रही, लेकिन फिर उसने राज की बात पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। वो बहुत जोर लगाकर सब कुछ याद करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी और फिर वो अपने घर वापस निकल आई थी। रूबी को लगने लगा कि शायद ज्यादा टल्ली होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसने तो बस 4 ड्रिंक्स ली थी, फिर उसकी हालत ऐसे कैसे हुई? रूबी ने अपनी कनपट्टी को रगड़ा। वो थोड़ी परेशान हो गई थी। रूबी, क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? राज ने पूछा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गर्दन की जकड़न के अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वापस ले चलो। रात भर आराम करने के बाद मैं एकदम सही हो जाऊंगी। रूबी ने गर्दन मलते हुए कहा। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर जोरदार चपत लगाई हो। इसके अलावा उसके शरीर में और कोई दर्द नहीं था। रूबी खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए वो हर तरह के दर्द से अच्छी तरह वाकिफ थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ, राज ने स्माइल करते हुए कहा। राज, अभी बस एक ही दिन बीता है, लेकिन तुम पहले से समझदार बड़े लग रहे हो। रूबी ने राज की तरफ देखकर कहा। ऐसा क्या? तुम अब कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, राज ने बात को उड़ाते हुए कहा। रूबी बाहर से बदलने की बात कर रही थी जब राज ने तलवार घुमाकर
लंबे हाथ वाले आदमी का सिर तन से जुदा किया था, तब राज की आत्मा एकदम बदल गई थी। राज अब पहले वाला मासूम राज नहीं बचा था, उसके कत्ल की शुरुआत हो चुकी थी। क्या राज बड़े मेडल की मदद से कलंदर तक पहुंच पाएगा? क्या उस बड़े मेडल में भी राज को कोई छुपी हुई शक्ति मिलेगी?